Assalamu alaikum. My name is Madhav. Today I'm here to present our presentation. I am from Jinnah University for Women of Department Computer Science and Software Engineering. My topic is mutual exclusion and synchronization. Objective and learning outcomes about my topic is to understand the purpose of concurrency, mutual exclusion, synchronization operating system, clearly understand working of semaphores, describing the problem related to concurrency, discuss mutual exclusion with semaphores and monitors. After complete my topic, you all are eligible to understand the concept of concurrency, mutual exclusion, synchronization operating system, working of semaphores, discuss the problem related to concurrency. First topic is multiple process. Central to the design of modern operating system is managing multiple process, multi-programming, multi-processing, distributed processing. Big issue is concurrency, managing the interaction of all these process. जब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं उसको मैनेज करते हुए करते हैं कि हम एट द सेम टाइम वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस मल्टीपल प्रोग्राम जो है वहाँ पे रन कर सके। मल्टीपल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग में जो होता है एक ही यूनिक प्रोसेसर होता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम हम रन कर रहे होते हैं। मल्टीपल प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल प्रोग्राम रन करवा रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग में जो होता है डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर उस पर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम हो रही होती है। मतलब वहाँ पे सबसे मेन इशू कंकरेंसी का आ जाता है इन टर्म्स ऑफ मैनेज करना मल्टीपल प्रोसेस को कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में है, कौन सा जो है ब्लॉक है, कौन सा वेटिंग में है, कौन से प्रोसेस को कौन सी जो है रिसोर्सेज चाहिए। इन सब चीजों को देखने में हमारे को कंकरेंसी का इशू आता है। ठीक है, कंकरेंसी क्या होते हैं? कंकरेंसी अराइज हो रही है मल्टीपल एप्लीकेशन शेयरिंग टाइम स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन एक्सटेंशन और मॉड्यूलर डिजाइन ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ओएस देमसेल्फ इम्प्लीमेंटेड एज सेट ऑफ प्रोसेस और थ्रेड्स। कंकरेंसी की बात करते हैं जब हम सिस्टम कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, हम अपने स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर जो मल्टीपल टैब्स ओपन हुए होते हैं एट द सेम टाइम, तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ टाइम हो जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन जो होती है उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सटेंशन और मॉड्यूलर डिजाइन होता है, यानी कि हर एक एक पर्पस के लिए हर एक एक काम के लिए वहाँ पे एक सेपरेट मॉड्यूल होता है जो सिर्फ स्पेसिफिकली वही काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हमारा जो ओएस जो होता है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है कुछ सेट ऑफ प्रोसेस और थ्रेड्स को। की टर्म्स की बात करते हैं, एटॉमिक ऑपरेशन है सीक्वेंस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट दैट अपीयर टू बी इंडिविजुअल दैट इज नो अदर प्रोसेस कैन सी एन इंटरमीडिएट स्टेट और इंटरप्ट द ऑपरेशन। एटॉमिक ऑपरेशन में ये हो रहा होता है जब हमारे सीक्वेंस और हमारी जो एक प्रोसेस जो होते हैं वो किसी दूसरे प्रोसेस की इंटरमीडिएट स्टेट को या उनको इंटरप्ट नहीं करते कर सकते नहीं कर सकते। क्रिटिकल सेक्शन में जो होता है एक सेक्शन ऑफ कोड होता है विद इन अ प्रोसेस दैट रिक्वायर एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड दैट मस्ट नॉट बी एग्जीक्यूट व्हाइल अनदर प्रोसेस इज इन अ करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ कोड। क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे हमने शेयर रिसोर्सेज एक्वायर्ड होती है, वहाँ पे जो है प्रोसेस अपने नीड के अकॉर्डिंग जो होते हैं उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर एक प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है और वहाँ पे शेयर रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो उस वक्त का कोई और प्रोसेस जो है उस सेक्शन में नहीं जा सकता। डेडलॉक क्या होता है? सिचुएशन इन विच टू और मोर प्रोसेस आर अनेबल टू प्रोसीड बिकॉज इट इज वेटिंग फॉर वन ऑफ द अदर टू डू समथिंग। डेडलॉक के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा होता है कि वो रिसोर्सेज रिलीज करेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, यानी कि P1 के पास रिसोर्स R1 है और P2 के पास रिसोर्स R2 है। मगर P1 को जो है चलने के लिए R2 रिसोर्स चाहिए और P2 को चलने के लिए R1 रिसोर्स चाहिए, तो दोनों इसी वेटिंग में रहेंगे कि कब P1 छोड़े, कब P1 रहेगा, कब P2 छोड़े। तो इस तरीके से कोई यूजफुल वर्क होगा नहीं, वहां पे डेडलॉक अकर हो जाएगा, बल्कि कोई काम होगा ही नहीं डेडलॉक के अंदर। लाइव लॉग में क्या होता है? लाइव लॉग सिमिलर होता है डेडलॉक के। इसमें बेसिकली ये हो रहा होता है कि यहाँ पे जो होता है प्रोसेस जो होते हैं अपना वर्क तो परफॉर्म कंटिन्यूअसली अपनी स्टेट तो चेंज कर रहे होते हैं मगर कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते। स्टेट चेंज होना भी इसलिए होता है कि दूसरे प्रोसेस से जो होते हैं प्रोसेस अफेक्ट होते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, द रिक्वायरमेंट दैट व्हेन वन प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन दैट exceeds shared resources, no other process may be in a critical section that access any of those shared resources.
म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये होता है कि अगर हमारा जो हमने जो शेयर रिसोर्सेज जो हैं, जिनका एक्सेस हमने प्रोवाइड किया हुआ है क्रिटिकल सेक्शन के थ्रू, अगर उस रिसोर्सेज को कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सेस कर रहा है, तो एट द सेम टाइम कोई और प्रोसेस जो है उस रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। रेस कंडीशन में ये हो रहा होता है कि हमारे मल्टीपल थ्रेड्स जो होते हैं, वो प्रोसेस कर रहे होते हैं रीड एंड राइट शेयर डाटा आइटम्स को, तो वहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो होता है रेस कंडीशन के अंदर, वो डिपेंड कर रहा होता है एग्जीक्यूशन के ऊपर कि कौन सा प्रोसेस पहले आया और किसने एग्जीक्यूशन करी, उसी पे हमारा रिजल्ट सारा डिपेंड करेगा। स्टारवेशन की बात करते हैं तो स्टारवेशन में जो होता है, स्टारवेशन में क्या होता है, प्रायोरिटी वाइज जो होती है एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है वो हम पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, और जिनकी लो प्रायोरिटी होती है वो प्रोसेस जो होते हैं वो वेटिंग पे रहते हैं। इस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, स्टारवेशन अकर हो जाती है। इंटरलीविंग एंड ओवरलैपिंग प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस P1, P2, P3 है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरलीविंग जो होता है एक यूनि प्रोसेसर होता है। इंटरलीविंग प्रोसेस हमेशा यूनि प्रोसेसर, यानी कि ऐसा प्रोसेसर जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर हो, वहाँ पे ही एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है। अगर हम ओवरलैपिंग प्रोसेस की बात करें तो ओवरलैपिंग प्रोसेस जो होते हैं वो एक मल्टीपल प्रोसेसर के अंदर काम कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई एक प्रोसेसर नहीं होता, वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम भी होते हैं, एट द सेम टाइम रन हो रहे होते हैं। डिफिकल्टीज जो आ रही होती हैं कंकरेंसी के अंदर, अगर हम बात करें तो शेयर ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, ऑप्टिमिकली मैनेजिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिफिकल्टी टू लोकेट प्रोग्रामिंग एरर्स आर रिजल्ट आर नॉट डिटरमिनिस्टिक एंड रिप्रोड्यूसिबल। कंकरेंसी के जो डिफिकल्टीज जो होती हैं वो ये होती हैं कि हमारी रिसोर्सेज जो होती हैं वो ग्लोबल होती हैं। जाहिर सी बात है, किसी स्पेसिफिकली हम प्रोसेस के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देते कि सिर्फ P1 ही R1 रिसोर्सेज को यूज करेगा, कोई और प्रोसेस यूज नहीं करेगा, तो नॉट एट ऑल ऐसा हम नहीं करते। तो ग्लोबली शेयर रिसोर्सेज हो रही होती हैं, तो एक डिफिकल्टी तो यहाँ पे आ जाती है। ऑप्टिमेटिकली मैनेज करना लोकेशन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि कौन से रिसोर्सेज किस प्रोसेस को देना है ये देखना। और डिफिकल्टीज जो आ रही होती हैं प्रोग्रामिंग एरर में, जो डिटर्मिनिस्टिक और रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि उनको डिटरमाइन करना, उनको रिजॉल्व करना। सिंपल एग्जांपल हमारे पास वाइड इको की है, जिसमें हमने गेट करेक्टर इन में स्टोर करवाया है, और करेक्टर इन से करेक्टर आउट ch आउट जो करेक्टर आउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर पुट करेक्टर से हमने आउटपुट ले लिया है। अब हमारे पास सिंपल एग्जांपल है मल्टीपल प्रोसेसर की। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर है, P1, P2 है। कैरेक्टर गेट कैरेक्टर के जरिए से हमने कैरेक्टर इन में स्टोर करवाया, फिर कैरेक्टर इन को कैरेक्टर आउट में स्टोर करवाया, फिर उसके बाद जो है हमारे पास पुट कैरेक्टर करके आंसर आ जाएगा, और P2 एज सेम एज दैट। इन्फोर्स सिंगल एक्सेस की बात करते हैं तो इफ वी इन्फोर्स अ रूल दैट ओनली वन प्रोसेस में एंटर द फंक्शन एट अ टाइम, देन P1 and P2 run on separate process, P1 enter echo first, P2 try to enter but is blocked, P2 suspended, P1 complete execution, P2 resume and execution echo। अगर हम इन्फोर्स सिंगल एक्सेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो है एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस को जो है रन करवा रहे होते हैं, यानी कि अगर P1 प्रोसेस जो है अगर फोर्सली P1 P2 प्रोसेस है बेसिकली हमारे पास, अगर हम P1 को रन करवा रहे हैं एक सेपरेट प्रोसेसर्स के अंदर, दोनों प्रोसेस बेसिकली रन हो रहे होंगे। अगर P1 इंटर पहले कर जाता है तो P2 ट्राई करेगा कि वो फोर्सली के अंदर चला जाए, मगर P2 अंदर नहीं जा पाएगा, बिकॉज हम उसको ब्लॉक कर देंगे या सस्पेंडिंग स्टेट पे डाल देंगे। जब तक P1 हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, P2 हमारा रिज्यूम नहीं होगा। जैसे ही P1 कंप्लीट होगा, हम P2 को रिज्यूम कर देंगे और इको करवा देंगे। रेस कंडीशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेस कंडीशन के एग्जीक्यूशन के डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट, जो प्रोसेस पहले आएगा वो ही पहले एग्जीक्यूट होगा। B1 जैसे बात करते हैं, B1 इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू 2 है, तो P1 एग्जीक्यूट B इक्वल्स टू B प्लस C हो जाएगा। P2 जब एग्जीक्यूट होगा तो C इक्वल्स टू B प्लस C हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न की बात करते हैं कि व्हाट डिजाइन एंड मैनेजमेंट इशू आर राइज बाय द एक्जिस्टेंस ऑफ कंकरेंसी, द ओएस मस्ट, जो सबसे पहला क्या होता है कि ओएस जो होता है कीप ट्रैक कर रहा होता है, वेरियस प्रोसेस को देख रहा होता है, एलोकेशन करवा रहा होता है। डी एलोकेशन, एलोकेशन यानी कि मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करना। डी एलोकेशन जब उस रिसोर्सेज का या उस पर्टिकुलर प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है, उसको डी एलोकेट कर देता है।
प्रोटेक्ट कर रहा होता है डाटा को, रिसोर्सेज को अगेंस्ट इंटरफेस बाय अदर प्रोसेस, यानी कि अदर प्रोसेस की इंटरेक्शन से या इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, इंश्योर कर रहा होता है जो प्रोसेस जो है, आउटपुट्स जो है, हमारे जो आउटपुट्स जो आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है प्रोसेस स्पीड के। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास है प्रोसेस इंटरेक्शन में डिग्री ऑफ अवेयरनेस, रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस दैट वन प्रोसेस हैज ऑन द अदर, पोटेंशियल कंट्रोल प्रॉब्लम। ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, इसके अंदर हमने फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। प्रोसेस अनअवेयर ऑफ ईच अदर, प्रोसेस जो होते हैं अनअवेयर होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, उनका रिलेशनशिप कॉम्पिटिशन होता है, यानी कि यही होता है कि P1 अगर P1 P2 है तो इनमें कॉम्पिटिशन होगा कि P1 बोलेगा मैं पहले चले जाऊँ P2 से, P2 बोलेगा P1 से मैं पहले चले जाएँ, एंड सो ऑन। रिजल्ट ऑफ वन प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्शन ऑफ अदर, इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल एक्शन ऑफ अदर के। टाइमिंग ऑफ प्रोसेस में बी अफेक्टेड, प्रोसेस का टाइम जो है वो अफेक्ट कर सकता है कि कौन पहले पहुंचा कौन बाद में पहुंचा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ जाती है, डेडलॉक आ जाती है, रिजर्वेशन जो मैंने डेडलॉक, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आ जाती है, स्टारवेशन जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रोसेस इनडायरेक्टली अनअवेयर होते हैं, ये मैंने आपको बताया, कॉपरेशन हो रही होती है, प्रोसेस डायरेक्टली अनअवेयर, तो इस तरीके से सारे रिजल्ट यहाँ पे फॉलो हो रहे होंगे। अगर हम कंपटीशन अमंग प्रोसेस फॉर रिसोर्सेज की बात करते हैं, 3 मेन कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास। नीड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो हमारी नीड जो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो होता है हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस होना चाहिए जो शेयर रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा हो। और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आर वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट इफ वन प्रोसेस इज यूजिंग अ शेयर मॉडिफाइलेबल डाटा, द अदर प्रोसेस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग। तो जब तक अदर प्रोसेस हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि वो हम उसको एक्सेस करने ही नहीं देंगे, कि उसको अलाउ नहीं करेंगे वो रिसोर्सेज को वो यूज कर सके। और फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन जो मैं आपको बता चुकी हूँ, डायलॉग में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, स्टारवेशन भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जो मैंने आपको ऊपर बताया है। रिक्वायरमेंट फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, एज सेम एज दैट कि वो ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम इज एलोकेटेड इन द क्रिटिकल सेक्शन फॉर रिसोर्सेज। एज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट द सेम टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस रहेगा जो शेयर रिसोर्सेज को यूज कर रहा होगा। अ प्रोसेस दैट हेल्ड इन नॉन क्रिटिकल सेक्शन मस्ट डू सो विदाउट इंटरफेयरिंग विद अदर। एक प्रोसेस जो है किसी और प्रोसेस को इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, और नो डेडलॉक और नो स्टारवेशन, कोई डेडलॉक स्टारवेशन नहीं रहेगी। A process must not be delay access to a critical section when there is no other process using it। अगर हमारे critical section के अंदर कोई भी process मौजूद नहीं है, तो मैं किसी process को delay नहीं करूंगी, किसी को फजूल यानी कि वेट नहीं करवाऊंगी और उसको फौरन ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ले लूंगी। नो assumption are made about the relative process speed or number of process। कोई भी assumption जो है रिलेटेड टू प्रोसेस में नहीं करूंगी, ठीक है। प्रोसेस रिमेन इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन फॉर अ फाइनाइट टाइम ओनली। प्रोसेस जो होता है क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ उतने ही टाइम लिमिट के लिए रहेगा जितने उसको एलोकेट की गई है। एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक फाइनाइट टाइम होगा, उतने ही टाइम के लिए क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस रहेगा। डिसेबलिंग इंटरप्ट की बात करते हैं, तो डिसेबलिंग इंटरप्ट के अंदर यूनिप्रोसेसर ओनली अलाउ इंटरलीविंग इंटरप्ट डिसेबलिंग अ प्रोसेस रन until it invoke an operating system service or until it is interrupted। Disabling interrupt guarantee mutual exclusion will not work in multiple process architecture। डिसेबलिंग इंटरप्ट में यूनिप्रोसेसर मैंने आपको बताया था, एक प्रोसेसर होता है जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम जो होते हैं रन होते हैं। इंटरलीविंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इंटरलीविंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिप्रोसेसर पे अलाउ कर रहा होता है। तो इसमें जो इंटरप्ट डिसेबलिंग हो रही होती है, डिसेबलिंग वो जो इन्वोक कर रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस के जरिए से, फिर उसको हम इंटरप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इंटरप्ट जो डिसेबलर हो जाएगी गारंटी म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर। प्रोसीड्यूर कोड है यहाँ पे, डिसेबलिंग इंटरप्ट क्रिटिकल सेक्शन इनेबल इंटरप्ट रिमेन, ये यहाँ पे वाइल जब तक ट्रू होता रहेगा चलता रहेगा। स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, कंपेयर करना स्वैप करना इंस्ट्रक्शन को, यानी कि चेंज कर देना P1 को P2 से, P2 को P1 से। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज कर लेना इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। यहाँ पे एक कोड जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, यहाँ पे आपके सामने म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर हम वाइल से पढ़ना शुरू करें, तो वाइल ट्रू कब तक ट्रू होता रहेगा, जब तक कि ट्रू कंपेयर एंड स्वैप करता रहेगा 0 1 टिल 1 तक। क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, बोल्ड जब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिमाइंडर वर्ड मेन करवा देगा, बोल्ड इक्वल टू 0 में, और फिर P1 P2 P3 करके पर बिगेन शुरू हो जाएगा।
ठीक, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं हार्डवेयर म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड एडवांटेजेस के ऊपर, एप्लीकेबल टू एनी नंबर ऑफ प्रोसेस और आइदर सिंगल प्रोसेस और मल्टीपल प्रोसेस शेयरिंग मेन मेमोरी, इट इज सिंपली एंड फोर्स इजी टू वेरीफाई, इट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन। ये जो होता है हमारा एडवांटेजेस जो होता है हार्डवेयर म्यूचुअल का, वो बेसिकली होता है कि हम जो होते हैं सपोर्ट कर रहे होते हैं मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन को, यानी कि एक से ज्यादा क्रिटिकल सेक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और सिंपल इजी टू वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, और शेयर कर रहे होते हैं मेन मेमोरी को। और इसके अलावा जो है डिसएडवांटेजेस जो होते हैं हार्डवेयर म्यूचुअल के, वो बिजी वेटिंग कंज्यूमर कंज्यूम प्रोसेस, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा होता है, बिजी रहता है, ठीक है, और स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम होती है पॉसिबल है वो हो सकती है कि स्टारवेशन अकर हो जाए, प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही हो, डेडलॉक भी जो है पॉसिबल होता है कि यहाँ पे डेडलॉक भी अकर हो सकता है। सेमाफोर्स की बात करते हैं, इंटीजर value used for signaling, and among process only three options may be performed on semaphore, all of which are atomic, initializing, decrement, increment। सेमोफोर्स जो होते हैं बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसको हम सिग्नलिंग अमंग प्रोसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्री ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली। इनिशियलाइज करना, आपको पता है जब हम किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको हमने पहले इनिशियलाइज करना होता है, जीरो से इनिशियलाइज करना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन क्या है उस लिहाज से हमें इनिशियलाइज करना होता है, डिक्रीमेंट करवाना, ठीक है, और इंक्रीमेंट करवाना, इंक्रीमेंट जो हम यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेमाफोर का हमारे पास कोड है जो कि प्रिमिटिव्स के लिए है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड सेमाफोर इंट काउंट लिया है, क्यू टाइप क्यू है, ठीक है, वाइट सेम वेट करवा रहे हैं, ठीक है। सेमाफोर एस एस डॉट काउंट करके हमने लिया, इफ एस काउंट होगा जीरो के, ठीक है। और इसके बाद जो हमने लिया है व्हाइट सैम सिंगल सेमाफोर एस जो है काउंट में पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इफ एस काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो रिमूव अ प्रोसेस पी फ्रॉम अ क्यू एंड प्लेस प्रोसेस पी ऑन अ रेडी लिस्ट हो जाएगा। सेमाफोर यूजिंग सेमाफोर्स की यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ रिलेटेड क्यू है, यहाँ पे सेमाफोर की वैल्यू ऑफ सेमाफोर्स यहाँ पे है, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी वर्किंग हो रही है, सेमाफोर कौन सा वेटिंग पे है, फिर से इसको सिग्नल्स मिले, ये स्टार्ट हुआ, फिर वेटिंग पे, फिर स्टार्ट, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस जो है वो रन कर रहे होंगे ड्यूरिंग यूजिंग सेमाफोर्स। बाइनरी सेमाफोर्स की प्रिमिटिव्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक कोड है, यहाँ पे भी सेवन वेट वेट की कंडीशन में बाइनरी दिया हुआ है, हमने बाइनरी मतलब आपको पता है 0 1 का होता है, ठीक है। और भी यहाँ पे हमने इसको एस वैल्यू को 1 के बराबर लिया हुआ है, एस डॉट वैल्यू को हमने 0 के बराबर करके, एल्स अगर ये है, ये इफ होता है, इफ और एल्स की आपको कंडीशन पता है कि अगर ये है तो ठीक है, वरना अदरवाइज आप एल्स कंडीशन पे चले जाएं। फिर इस तरीके से पूरा जो है ये प्रोग्राम रन होगा हमारे पास। उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनरी सेमाफोर्स में भी इनिशियलाइज 2 और 0 1, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बाइनरी के मीनिंग भी 0 और 1 होते हैं, तो उनकी इनिशियलाइजिंग भी क्या होगी, 0 होगी या फिर 1 होगी। द सेम वेट बी ऑपरेशन चेक द सेमाफोर्स वैल्यू, इफ द वैल्यू इज 0 then the process executing the same weight b is blocked, if the value is 1 then the value is changed to 0 and the process continue execution। जब हमारा सेम वेट बी जो है ऑपरेशन चेक करेगा सेमाफोर्स की वैल्यू को, जो अगर हमारी वैल्यू जो है 0 है तो देन द प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग द सेमाफोर बी इज ब्लॉक। जो हमारी अगर हमारी वैल्यू 0 है, जो हमारी जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो हो रही है सेम वेट बी की, वो ब्लॉक्ड हो जाएगी। और हमारी वैल्यू अगर 1 है देन द वैल्यू इज चेंज टू 0, और अगर वैल्यू यानी कि 0 से वैल्यू हमारी 1 पे हो गई तो प्रोसेस जो है अपनी कंटिन्यूशन कर देगा एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। अगर हम अपनी सैम सिग्नल बी की बात करते हैं तो वो ऑपरेशन सिस्टम जो होगा, प्रोग्राम म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम कंज्यूमर प्रॉब्लम है। जनरल सिचुएशन की बात करते हैं, वन और मोर प्रोड्यूसर जो होंगे जनरेट कर रहे होंगे डाटा को एंड प्लेसिंग कर रहे होंगे अपने इनको बफर्स के अंदर, ठीक है। एक सिंगल कंज्यूमर जो होता है वो आइटम को ले रहा होता है बफर से वन एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही कंज्यूमर जो है आइटम ले रहा होगा बफर से। ओनली वन प्रोड्यूसर कंज्यूमर में एक्सेस द बफर एट ओनली
वन टाइम, यानी कि एट द सेम टाइम जो है एक ही प्रोड्यूसर होगा या कंज्यूमर होगा जो कि एक्सेस कर रहा होगा हमारे बफर्स को। जो प्रॉब्लम जो आ रही होती है उसके अंदर वो ये होती है कि हमारा प्रोड्यूसर जो है वो ऐड नहीं कर सकता इनटू फुल बफर को, और कंज्यूमर जो होता है वो रिमूव नहीं कर सकता डाटा को एम्प्टी बफर में से। ठीक, इसके बाद जो है हमारे पास प्रोड्यूसर आ जाती है। अजम्पशन जो होती है हमारे पास कि अज्यूम कर लेना कि फाइनाइट नंबर ऑफ बफर्स जो है बी विद अ लीनियर एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर जो होता है इसके लिए हमने कोड लिखा है व्हाइल ट्रू कब तक ट्रू होता रहेगा, जब प्रोग्राम आइटम बी है और बी इन इक्वल्स टू बी के बराबर हो तो हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर हमारी वैल्यू जब तक कंज्यूमर में ट्रू होती रहेगी व्हाइल इन जो है लेस देन इक्वल्स टू आउट हो जाए, और डू नथिंग डब्ल्यू को हमने बी और आउट के बराबर ले लिया तो आउट में क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। एज सेम एज दैट ये हमारे पास डायग्राम है जिसको हम डायग्रामेटिकली आउट हो रहा है ये इन हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये आउट हो जाएगा। अब बाउंडेड बफर की भी सेम है, यही एक्सप्लेनेशन है। मॉनिटर की बात करते हैं, मॉनिटर जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं प्रोवाइड इक्विवेलेंट फंक्शनैलिटी को विद द हेल्प ऑफ सेमाफोर्स एंड देयर बेसिस टू कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रही होती है, जिसमें कॉन्करेंट है, पास्कल है, पास्कल प्लस है, मॉड्यूलर 2 है, मॉड्यूलर 3 एंड जावा है। इसके बाद हम आ जाते हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं। लोकल डाटा वेरिएबल आर एक्सेसिबल ओनली बाय द मॉनिटर प्रोसेस इंटर मॉनिटर बाय इन्वोकिंग वन ऑफ इट प्रोसीजर्स एंड ओनली वन प्रोसेस मे बी एग्जीक्यूटिंग इन द मॉनिटर एट अ टाइम। एट अ टाइम में मॉनिटर में सिर्फ एक ही प्रोसेस जो होगा वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा। प्रोसेस जो इंटर कर रहे होते हैं मॉनिटर में इन्वोक करते हुए प्रोसीजर्स को, लोकल डाटा वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं बाय द मॉनिटर्स। अगर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, अचीव बाय कंडीशन वेरिएबल विद इन अ मॉनिटर। अचीव हो रही होती है कंडीशन वेरिएबल के जरिए से, ठीक है, ओनली एक्सेसिबल बाय द मॉनिटर। ये सिर्फ एक्सेसिबल होती है मॉनिटर की वजह से। सी वेट करेंगे तो सस्पेंडिंग भी एग्जीक्यूशन है, सी सिग्नल करेंगे तो रिज्यूमिंग हो जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूशन होने लग जाएगी। प्रोसेस इंटरेक्शन की बात करते हैं, व्हेन वन प्रोसेस इंटरेक्ट विद वन अनदर टू फंडामेंटल रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड। जब हमारे प्रोसेस जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो दो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेटिस्फाई होती है। सिंक्रोनाइजेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है। सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। मैसेज पासिंग इज वन सोल्यूशन टू बी सेकंड रिक्वायरमेंट। मैसेज के जरिए से हम अपनी जो होती है पास कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट को और सोल्यूशन के एड बोनस करवा रहे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैसेज पासिंग क्या होती है, मैसेज पासिंग बेसिकली एक एक्चुअल फंक्शन होता है मैसेज का जो पास कर रहे होते हैं नॉर्मली प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म ऑफ पेयर और प्रिमिटिव्स को। सेंड करेंगे डेस्टिनेशन से मैसेज की तरफ, रिसीव करेगा सोर्स से मैसेज की तरफ, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। कम्युनिकेशन के लिए हमें रिक्वायर होता है सिंक्रोनाइजेशन। सेंडर जो है मस्ट सेंड करेगा बिफोर रिसीव एंड रिसीव। सेंडर जो है सेंड करना मस्ट है रिसीवर से रिसीव करने से पहले। व्हाट हैपन टू प्रोसेस आफ्टर इशू सेंडर रिसीव प्रिमिटिव। अगर सेंडर एंड रिसीवर मे और मे नॉट बी ब्लॉकिंग, सेंडर और रिसीवर जो होता है वो ब्लॉकिंग पे नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वेटिंग फॉर अ मैसेज के लिए भी कर सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। ब्लॉक एंड सेंड, ब्लॉकिंग सेंड और ब्लॉकिंग रिसीव। अगर बोथ सेंडर और रिसीवर जो होते हैं ब्लॉक हो जाए अंटिल मैसेज इज डिलीवर कर, जब तक हमारा मैसेज डिलीवर ना हो, तो नोन एज रिडन बियर्स। इसको हम रिडन बियर्स कहेंगे कि अब हमारा सेंडर जो है और रिसीवर जो है वो दोनों ही ब्लॉक हो जाए, ठीक है, अंटिल मैसेज इज डिलीवर का मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ था अभी तक। ऑलो अलाउ फॉर टाइप सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोसेस। टाइप सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है, नॉन ब्लॉकिंग भी हो सकती है। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होता है कि मोर नेचुरल होता है कि कंकरेंट प्रोग्रामिंग स्टाक्स जो हैं या नॉन ब्लॉकिंग सेंड, ब्लॉकिंग रिसीव, सेंडर कंटिन्यू हो जाए, रिसीवर जो होता है जिसने रिसीव किया है मैसेज वो ब्लॉक है अंटिल द रिक्वेस्ट मैसेज अराइव। जब तक हमारा रिक्वेस्ट मैसेज अराइव नहीं हुआ रिसीवर ब्लॉक्ड हो जाए। ऑल आर पॉसिबिलिटीज इन नॉन ब्लॉकिंग सेंड। नॉन ब्लॉकिंग सेंड करना, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव भी हो सकता है। नाइदर पार्टी इज रिक्वायर्ड टू वेट। किसी भी पार्टी को यानी कि ना सेंडर को ना ब्लॉक जो रिसीवर है किसी को भी वेट ना करना पड़े। तो ऑल आर थिंग्स आर डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। एड्रेसिंग की बात करते हैं तो सेंडिंग प्रोसेस नीड टू बी एबल टू स्पेसिफाई व्हिच प्रोसेस शुड रिसीव द मैसेज, डायरेक्ट एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। अब एड्रेसिंग एज
नॉर्मली भी बात करें तो हर एक चीज के लिए हमारे पास एड्रेसिंग बहुत जरूरी होती है। जब हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो हमें वहां पे पता भी तो होना चाहिए कि हमने किसको भेजना है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग भी होती है और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी होती है। फर्दर हम आगे करते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है? सेंड प्रिमिटिव इंक्लूड अ स्पेसिफिक आइडेंटिफायर्स ऑफ द डेस्टिनेशन प्रोसेस। रिसीव प्रिमिटिव कुल नो अहेड ऑफ टाइम व्हिच प्रोसेस और मैनेजेस इज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम प्रिमिटिव के जरिए से सेंड कर रहे होते हैं। इंक्लूड स्पेसिफिक आइडेंटिफायर, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफायर को डेस्टिनेशन प्रोसेस के लिए हम जो यूज कर रहे थे। बेसिकली हमें जहाँ मैसेज भेजना है, जिसको हमने सेंड करना है, उस रिसीवर का एड्रेस हम जो होता है वो स्पेसिफाई आइडेंटिफायर के जरिए से कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक बता रहे होते हैं। रिसीव प्रिमिटिव जो होते हैं कुल नो अहेड ऑफ टाइम व्हिच प्रोसेस द मैसेज एक्सपेक्टेड। उसको जो हमने टाइम बताया हुआ था एक्सपेक्टेड, उसी ड्यूरिंग ड्यूरेशन में जो है हमारे पास जो है वो मैसेज रिसीव वो रिसीव करेगा। ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो मैसेज आर सेंड टू अ शेयर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ क्यू आर कॉल मेल बॉक्सेस। वन प्रोसेस सेंड अ मैसेज टू द मेल बॉक्स एंड द अदर प्रोसेस पिक अप द मैसेज फ्रॉम द मेल बॉक्स। जैसे कि हमें पता है, हमने क्यू का पढ़ा है कि क्यू होते हैं जिसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। और यानी कि अगर आगे फ्रंट साइड से मैसेज जो होते हैं वो हमारे पास आगे की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं, बैक साइड पे और मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मेल बॉक्स के एग्जाम्पल दी है कि अगर हमारा एक जो मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद जो बैक पे जो और मैसेजेस होंगे वो फर्दर फर्दर आते रहेंगे और फिर हम उसको एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें से हम S1 है, मेल बॉक्स के जरिए से हम आप देख सकते हैं R1 निकल रहा है। और फिर इस तरीके से पार्ट 1 से भी देखें तो यहाँ से R1 निकल रहा है, S1 S2 S1 से लेके Sn यानी कि S1 के दरमियान में जितने भी हमारे पास आ रहे हैं S1 तक वो सारे ही इंक्लूड है। इस तरीके से यहाँ पे मेल बॉक्सेस के जरिए से आपको ये एग्जाम्पल डिफाइन की गई है। एसोसिएशन ऑफ प्रोसेस टू मेल बॉक्स, एसोसिएशन क्या है यानी कि कनेक्शन क्या है मेल बॉक्स का, तो हम अभी पढ़ते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली मेल बॉक्स से वो आइदर स्टैटिक भी हो सकता है या फिर डायनेमिक भी हो सकता है। ठीक है जी। और पोर्ट आर ऑफ्टन स्टैटिकली एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज द पोर्ट इज क्रिएटेड एंड असाइंड टू द प्रोसेस परमानेंटली। अगर हमारे जो है स्टैटिकली जो है एसोसिएट हुए हैं पर्टिकुलर प्रोसेस से हमारा पोर्ट जो है, तो वो फिर क्या होगा, जो पोर्ट जो क्रिएट हुई हुई है और जो असाइन हुई है प्रोसेस से वो परमानेंट हो जाएगी, यानी कि वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट हो गई है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर वन टू वन रिलेशनशिप है टिपिकली डिफाइंड स्टैटिकली एंड परमानेंटली। वन टू वन रिलेशन जो होता है वो स्टैटिकली होता है और परमानेंट होता है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, दिस इज कॉल्ड परमानेंट। ओके। अगर जो अगर हमें बात करूँ टेम्पररी, दिस इज कॉल्ड मैं उसको आफ्टर फ्यू मिनट या आफ्टर स्पेसिफिक टाइम या आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। when there are many senders, the association of a sender to mailbox may occur dynamically. Primitives such as connect and disconnect may be used for this purpose. अगर मैं यही बात करूँ आपको के सेंडर से मेल बॉक्स से जो होते हैं, मल्टीपल सेंडर्स जो होते हैं मेल बॉक्स से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, डायनेमिकली हुए हुए होते हैं। कुछ सेंडर ऐसे हैं जो फ्यू टाइम्स के लिए कनेक्ट हुए एंड देन वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दैट कि वो डायनेमिकली कनेक्ट। अगर वो जो होते वो अगर स्टैटिकली कनेक्ट होते तो फिर उनमें तो एक तो वन टू वन का रिलेशन होता है, सेकेंडली वो परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास कोई चांस ही नहीं था कि वो क्या कर सके, डिस्कनेक्ट कर सकें। ठीक है। रीडर राइट प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है, डाटा एरिया जो होता है शेयर कर रहा होता है मैनी प्रोसेस को, जिसमें कंकरेंट प्रोसेस भी होते हैं जो शेयर कर रहे होते हैं डाटा एरिया को। सम प्रोसेस जो होते हैं ओनली रीड कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। कंडीशन सेटिस्फाई मल्टीपल रीडर्स में रीड कर रहे होते हैं फाइल्स को, यानी कि मल्टीपल रीडर्स जो होते हैं रीड कर रहे होते हैं फाइल्स को एक ही वक्त में। ओनली वन जो होता है राइट कर रहा होता है, टाइम मे बी राइट। कंपेयर टू प्राउड कॉन्स एंड डिफरेंट बिटवीन रीडर्स एंड राइट, डाटा इन पीएसए स्टोर हो रहा होता है और आरएम में जो होता है डाटा हम मे भी रीड कर रहे होते हैं मैनी टाइम्स। और मैनी टाइम रीडर्स जो होते हैं, यानी कि रीड जो हो सकता है, रीडर जो है रीड कर सकता है डाटा को बहुत मरतबा, और डाटा मे बी रिटन बाय। So that's all. I hope you all are understand this topic, and thank you so much. So that's all.
I hope you all are understand, and thank you so much. Allah Hafiz.